हेलो बच्चों, अवतल दर्पण का हम डेमो भी देख चुके हैं। अवतल दर्पण के जो रे डायग्राम होते हैं, जो जिनसे कि किस तरह से प्रतिबिंब बनता है, वो सब हम समझ चुके हैं। अवतल दर्पण के बाद आज हम आपको उत्तल दर्पण से किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है और उसके क्या उपयोग हैं वो सब आज हम बताएंगे। किसी भी कार, ट्रक, बस या हमारी टू व्हीलर, कोई स्कूटर वगैरह होती है, उसमें हम जिस दिशा में जा रहे हैं उसके विपरीत दिशा में हमारे पीछे से कौन आ रहा है, इसको देखने के लिए हम इन उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, ये इसकी खासियत है। जबकि अवतल दर्पण में आप भी जानते हैं, जो 6 केस पढ़ाए थे उनमें से 5 में तो उल्टा ही बनता है। तो हम सड़क पर यदि गाड़ी चला रहे हैं और हमारे पीछे आने वाला कोई ट्रक है, ओवरटेक करता है और उसका प्रतिबिंब उल्टा बन गया तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सड़क के ऊपर ड्राइविंग करते वक्त तो हमेशा जो साइड मिरर होते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि कौन सी गाड़ी हमें ओवरटेक कर रही है या पास से गुजर रही है, तो वो हमें सीधी ही दिखनी चाहिए। ठीक है जी, तो आज वो सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं डेमो वीडियो ले रहा हूँ और ये फॉरेन यूनिवर्सिटी से आया हुआ है। इसमें ये प्रोफेसर साहब एक उत्तल दर्पण के आगे खड़े हुए हैं। तो पहले मैं आपके सामने वीडियो चेक करके दिखा रहा हूँ। इसमें मैं क्या दिखाना चाहूँगा कि जब ये प्रोफेसर साहब पीछे हटेंगे भी ना या उसकी तरफ भी जाएंगे, हमेशा उनका प्रतिबिंब सीधा बनेगा। भले ही वो छोटा हो जाएगा पर सीधा बनेगा। ठीक है जी, ये देखिए आप। तो उस उत्तल दर्पण से ये देखिए पीछे हटते जा रहे हैं, पीछे हटते जा रहे हैं। इनका प्रतिबिंब छोटा और छोटा और छोटा होता जा रहा है, बट हमेशा सीधा है। इसका मतलब बहुत पीछे से आने वाली गाड़ी का प्रतिबिंब इसमें हमेशा सीधा ही बनेगा उत्तल दर्पण में। तो आप चाहे दूर जाएं, चाहे मान लीजिए प्रोफेसर साहब इसकी तरफ आ रहे होते, तो प्रोफेसर साहब इसकी तरफ यदि आ भी रहे होते, तब भी क्या होता कि देखिए वो उसके पास गए तो प्रतिबिंब का आकार बढ़ गया, पर है अभी भी सीधा। फिर वो पीछे हटेंगे, प्रतिबिंब अभी भी सीधा है, हाँ आकार छोटा होता जा रहा है। जबकि जब मैंने आपको अवतल दर्पण के बारे में बताया था, तो अवतल दर्पण में क्या था कि सारे 5 केसेस में तो हमेशा उल्टा बनता था। सिर्फ एक स्थिति ऐसी थी, कौन सी वाली, जिसमें वस्तु या बिंब ध्रुव व फोकस के बीच में रखा जाता है, सिर्फ उसी में वहां पे सीधा प्रतिबिंब बनता है। जबकि उत्तल दर्पण के सभी केसेस में हमेशा सीधा ही प्रतिबिंब बनता है। आइए, तो ये उदाहरण जो मेरे को सिखाना था मैंने आपको सिखा दिया। एक बार आप फिर से इसको देख लीजिए, उसके बाद हम हमारी मेन उस पर चलते हैं। तो ये लगातार ही पीछे हटते जाएंगे, उत्तल दर्पण से दूर जाते जाएंगे, पर उनका प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनेगा। इसका मतलब हम उल्टा सोचें कि कोई गाड़ी, कि कोई व्हीकल या ट्रक है, लगातार यदि इस उत्तल दर्पण की तरफ आएगी तो उसका आकार बढ़ता जाएगा, है ना। किधर से आ रही है, दूर से उत्तल दर्पण के पास, बट उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। और क्योंकि वो लगातार उत्तल दर्पण की तरफ आ रही है तो उसका आकार भी बढ़ता जाएगा। तो आज हम उत्तल दर्पण के बारे में हम सीखेंगे। वीडियो में फिर से आएंगे। तो क्या पढ़ा रहे हैं हम आपको आज? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम। तो स्लाइड को आप देख लें, इसमें से जो आपको उतारना है वो आप लिखते जाइए। डेमो वीडियो मैंने शुरुआत में ही आपको दे दिया है, और ये सारी जानकारी जो मैं आपको बोर्ड पर दिखा रहा हूं वो आपके पृष्ठ संख्या 184 पर दी गई है। तो पृष्ठ संख्या 184 पर दी गई है। तो पहला नियम क्या दिया हुआ है? किसी भी उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात, देखिए ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? वही ध्रुव, फोकस एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। तो ये तो हो गया मुख्य अक्ष। इस मुख्य अक्ष के समांतर एक पीली रंग की किरण आपतित होती है और वो यहां से टकरा के वही आने वाला तो वो यहां से टकरा के किस तरफ चली जाती है?
इस तरफ लौट जाती है, और जब इधर तो भी कभी मिलने से रहे, क्योंकि क्या हुआ, ये दोनों किरणों के बीच में अब कोण बढ़ता जा रहा है, तो ये किस तरफ, पीछे की तरफ इसको ट्रेस किया जाएगा। वैसे भी फोकस की परिभाषा है। अवतल दर्पण में भी तो हमने देखा था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण कहां पर जाके मिल जाती थी, फोकस से। पर यहां पर आप जानते हैं कि भाई पीछे की तरफ तो आप इसमें वो सिल्वरिंग या पॉलिश करते हैं, तो इधर तो जाने से रही थी, तो बस इधर से आके ये सीधी यूं निकल जाती है, और इस तरह से प्रतीत होती है जैसे कि फोकस से निकली हो। तो उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण के फोकस की ओर से निकलती हुई प्रतीत होती है। अब नियम नंबर 2 देखेंगे। तो ये फोकस की बेसिक परिभाषा थी जो अवतल दर्पण में भी थी, और उत्तल दर्पण में भी वो की वही है। दूसरा नियम क्या कहता है कि उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र कौन, सी की ओर जा रही किरण उसी पथ के द्वारा परावर्तित हो जाती है या उसी पथ पर लौट जाती है। इसको समझना बहुत आसान है। क्यों? आने वाला किरण का अभिलंब द्वारा कोण इक्वल टू जाने वाली या परावर्तित किरण द्वारा अभिलंब द्वारा बनाएगा कोण, वो दोनों बराबर होने चाहिए। तो देखिए उसने क्या बोला, और ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि कोई भी जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या ही अभिलंब का कार्य करती है। तो त्रिज्या किसका काम करती है? अभिलंब का। तो त्रिज्या ही आपकी क्या बन जाती है? अभिलंब। किस पर? वही गोलीय पृष्ठ पर। तो जब ये अभिलंब अभिलंब को किससे दिखाया आपने? एन से दिखाया, ये अभिलंब है। तो अभी इसी के अभिलंब की तरफ आने वाली ही किरण कितना कोण बनाएगी? 0 डिग्री। यानी कोण आई कितना है? 0 डिग्री। और परावर्तन के नियम में क्या होता है? जितना कोण आने वाली किरण बनाएगी उतना ही जाने वाली बनाएगी। तो जाने वाली किरण भी अभिलंब की तरफ ही होगी। तो मैं अभी भी कह रहा हूं, ये जो सी से लेके यहां तक ये दिखाया हुआ है, ये पीली रंग की रेखा, ये अपने आप में अभिलंब ही है। और अभिलंब पर आने वाली किरण जो कोण बनाती है वो ही जाने वाली बनाएगी। या आपके परावर्तन के नियम है ही सही। तो उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर जा रही किरण उसी पथ पर परावर्तित हो जाती है या उसी पथ पर लौट जाती है। तो सी यहां पे क्या है? वक्रता केंद्र है। आगे चलते हैं। इसको फिर से आप लिख लें। अब नियम 3 जो है वो नियम 1 का उल्टा है। नियम 1 क्या था देख लीजिए आप, कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण के फोकस की ओर से आती हुई प्रतीत होती है। अब इस किरण को हम उल्टा कर ले रहे हैं इस तरह से कि भाई फोकस की तरफ आती तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती। देखिए ये रहा, तो फोकस की ओर आ रही है। देखिए एफ की तरफ पीली किरण आ रही है, तो एफ की तरफ पीली किरण आ रही है। अब इधर तो जाने से रही क्योंकि यहां पे पॉलिशिंग हो रही होगी, तो क्या होगा? वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष कौन है? वही पीएफसी। तो पीएफसी आपका क्या है? मुख्य अक्ष। तो नियम 1 और नियम 3 एक दूसरे के उल्टे पुल्टे हैं। प्रकाश किरणों में वाकई में ऐसा होता है, यदि किरण को इधर से टकरा के यूं जा रही है तो उल्टा भी सच होगा कि इधर से कोई आने वाली होगी तो वो उस तरफ जाएगी। तो आप प्रकाश किरण की दिशा उलट सकते हैं। उल्टा पुल्टा नियम होता है ये। तो उम्मीद है अब तक आपने लिख लिया होगा। तो उत्तल दर्पण के फोकस की ओर जा रही किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। नियम 4। नियम 4 में भी हम परावर्तन के ही जो हमने सीखे थे शुरुआत में कि कोण आई और कोण आर बराबर होते हैं। देखिए ये तो हो गया आपका पीएफसी, तो मुख्य अक्ष हो गया। तो ध्रुव पी पर यदि कोई ये किरण आपतित हुई, ये आपतित किरण, तो आपतित कोण है आई, तो जाने वाला कोण भी आपका क्या हो जाएगा? वही आई के बराबर है। नाम आर जरूर है और दोनों कोण बराबर होंगे। तो मुख्य अक्ष के साथ उसी माप का कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। तो आप सारी परिभाषाएं अब तक लिख चुके होंगे। इन सब परिभाषाओं का
जिक्र आपके पेज संख्या 182 पर किया हुआ है। तो पेज 182 पर यह सब बताया गया है और बिल्कुल अवतल दर्पण जैसा ही है। नियम तो दोनों की दोनों वैसे की वैसी हैं और ये परावर्तन के बेसिक नियमों में है ही सी, कोण आई बराबर कोणार और अभिलंब से, क्योंकि ये मुख्य अक्ष भी एक तरह से अभिलंब बन जाता है, समझ रहे हैं। तो ये गोला बना, इसमें ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है और सारी त्रिज्या जो है वो अभिलंब होती हैं वृत्त के अंदर। एक बार इस बात को पचा लेंगे तो फिर हमेशा के लिए आसानी हो जाएगी। तो सारी त्रिज्याएं अभिलंब का कार्य करती हैं, जिसको कि हम n से दिखा सकते हैं। तो ये भी हमारा सारी त्रिज्याएं n का कार्य कर सकती हैं। तो n से जितना आने वाला कोण होगा उतना ही जाने वाला कोण होगा। तो ये भी एक तरह से n का ही काम कर रहा है। अब उत्तल दर्पण जब हम पढ़ रहे हैं और ये कोई भी कार, ट्रक या हमारे स्कूटर, मोटरसाइकिल में हैंडल के साइड में लगाया जाता है, जिससे कि हम कभी भी फास्ट रफ्तार से किसी को ओवरटेक करें या कोई हमको ओवरटेक कर रहा हो तो हम अपनी सुरक्षा के लिए उसको देख लें कि भाई हमारी उससे टक्कर तो नहीं हो जाएगी। ठीक है जी। तो वो सारी स्थितियां मैं आपको बताऊंगा। तो उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, पहले आप लिख लेंगे। तो क्या क्या विशेषताएं आपको नजर आ रही है कि प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा और आभासी होगा। आभासी तो होना तय ही है। क्यों? क्योंकि यहां तो पॉलिश हो रही होगी, सिल्वरिंग कहते हैं या पॉलिश, जो भी समझ लो। तो वो चमकदार ब्रश बना देते हैं। अब जैसे हमने यहां पर एक मोमबत्ती कैंडल रख दी है, तो कैंडल से कैसे कैसे वही दो किरणें निकालेंगे। हमेशा दो किरणें तो आपको निकालनी पड़ेंगी। जब वो दो किरणें परावर्तन के पश्चात जहां मिलेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। अच्छे से सुन लें कि हमेशा वस्तु से दो किरणों का उद्गम करना होगा। वो किरणें जो वस्तु से, दो किरणें जो वस्तु से निकली हैं, उत्तल दर्पण या किसी भी परावर्तक से टकराने के बाद अपने अपने रास्ते चली जाएंगी। अब ये वाला रास्ता और ये वाले रास्ते से तो अब प्रतिबिंब बनने से रहा। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे से दूर चली गई। उनका कहीं तो मिलना, जहां मिलन उनका क्रॉसिंग पॉइंट होगा वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। अब इधर तो कभी मिलने से रही, क्योंकि तो दोनों दूर दूर जा रहे हैं। अरे मिलेंगे कब? जब उनके रास्ते एक दूसरे को काटें। तो इधर तो मिलने से रहे थे, इसलिए वास्तविक तो बनने से रहा। अब हम क्या करेंगे, उसको बैक साइड में डॉट 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 करके बढ़ा देंगे। तो बैक साइड में डॉट डॉट करके बढ़ा देंगे तो हमें पता पड़ा ये दोनों किरणें पीछे इस जगह पर कटी आपस में। तो बस वहीं पर उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो यहां क्या होगा, ये प्रतिबिंब होगा और ये क्या है, ये बिंब है। ठीक है जी। तो हम खुद देख रहे हैं जिधर इस मोमबत्ती की लौ है वहीं उसके प्रतिबिंब की भी लौ है। इसका मतलब ये सीधा बना। आभासी क्यों है? क्योंकि ये रेखाएं परावर्तक से टकराने के पश्चात खुद ब खुद नहीं मिली, आपको उन्हें मिलाना पड़ा पीछे की तरफ जबरदस्ती। क्योंकि टक्कर के पश्चात वास्तविक रेखाएं तो यहां हैं, पर वो एक दूसरे से दूर जा रही थी तो कभी मिलेंगी नहीं, और जब तक आपस में कटेंगी नहीं तब तक प्रतिबिंब नहीं बनता। फिर आपको दिख ही रहा होगा ये जो मोमबत्ती है, कैंडल है, उस ओरिजिनल इतनी बड़ी है पर उसका बिंब ये छोटा सा बन रहा है। हाँ ठीक है। आप अपने गाड़ियों के साइड मिरर में भी देखते हैं तो क्या होता है, पीछे वाली ट्रक आ रहा हो या कुछ भी आ रहा हो, ट्रक का साइज तो बहुत बड़ा होता है, पर उत्तल दर्पण में तो बिल्कुल छोटा सा है ना, हाथ बराबर ही तो होता है उत्तल दर्पण। उसके अंदर भी ट्रक आपको दिख जा रहा है। इसका मतलब ये कि ट्रक का बहुत छोटा आकार उस हाथ बराबर के उत्तल दर्पण में समा पाया। इसीलिए ये प्रतिबिंब होगा वो हमेशा छोटा होगा। सीधा तो आपको दिख ही रहा है, क्योंकि यदि नीचे की तरफ कहीं बनता तो उल्टा होता। तो आभासी है, सीधा है, दर्पण के पीछे है और बहुत छोटा है। तो ये इनकी विशेषताएं होंगी। इसको आप सब लोग नोट कर लें।
एक पॉइंट और लिख लें कि इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है। तो उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है, दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है। यह आपकी किताब में भी लिखा हुआ है, इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है। तो आप कभी 6 लाइन वाले या 8 लेन वाले हाईवे पे चलेंगे तो आपको पता चलेगा आपके उस उत्तल दर्पण में सिर्फ एक ही नहीं, कई सारी गाड़ियां दिखती हैं। तो यदि ये क्वेश्चन आपका आ जाए कि जो ड्राइवर होते हैं बस ट्रक चलाने वाले, वो उत्तल दर्पण का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि इसके उत्तल दर्पण के इस्तेमाल करने से उनका जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियां देख सकते हैं, और हमेशा वो गाड़ियां उनको सीधी ही दिखेंगी। ये सबसे काम की बात है। नहीं तो आप गाड़ी चला रहे हैं, पता पड़ा पीछे वाली गाड़ियां यदि आप अवतल दर्पण ले लेते तो वो उल्टी ही नजर आ जाती। तो आप सोचते कि ये पीछे वाली गाड़ी सड़क के थ्रू आ रही है कि हवाई जहाज की तरह आ रही है, इसलिए वो कन्फ्यूजन कभी भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें सबसे अच्छी बात है, प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो आपको अपने पीछे चलने वाला ट्रक या बस हमेशा सड़क पे आती हुई दिखेगी। तो ये सारी जानकारी आपको पेज नंबर 185 पर भी दी हुई है, वहां से भी आप पढ़ लीजिएगा। चीज़ों को तो जितनी जगह से देखेंगे बेटा तभी वो समझ में आएंगी। अब मैं आपकी किताब का चित्र संख्या 10.8 को समझाने जा रहा हूं। चित्र संख्या 10.8 पेज है ना, PAG पेज मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, माफ करें, 184। तो पृष्ठ संख्या 184, चलिए हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, ये लीजिए। तो पृष्ठ संख्या 184 और चित्र संख्या 10.8 आप निकाल लें। तो सबसे पहले उसका ए पार्ट समझा दे रहा हूं कि जब भी बिंब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ये रे डायग्राम आपको दे रखा है, तो आप जरा किताब खोल लें। मैं पढ़ाने की रफ्तार धीरे ही रखना चाहता हूं क्योंकि उससे आपको आसानी रहेगी। तो एक बिंब है जो अनंत पर रखा है ना, अनंत लिखने की मैंने कोशिश की है, थोड़ी गलती हो तो दोबारा लिख देता हूं। अनंत, ये लीजिए अनंत। अनंत को ऐसे करके दिखाते हैं, ऐसे करके, जैसे वो सोने की चैन या चांदी की चैन पहनते हैं, उसमें हुक नहीं होता बेटा, उस तरह से अनंत को दिखाया जाता है। तो जब भी कोई वस्तु, बिंब यानी कौन, वस्तु को अनंत पर रख दिया जाएगा तो उसके लिए ये दिखाएंगे कि वहां से आने वाली किरण एक दूसरे के समांतर है। इसको जरा याद रखें। तो अनंत क्या, बहुत दूर होता है, बहुत दूर होता है, तो वहां से आने वाली प्रकाश किरणें समांतर रेखाओं की तरह होती हैं। इसको अच्छे से लिख लीजिए। तो जब भी कोई वस्तु को अनंत पर रख देंगे तो उससे आने वाली किरणें, प्रकाश किरणें समांतर मानी जाती हैं। ऐसे यदि प्रतिबिंब भी अनंत पर बनेगा तो उसके लिए भी परावर्तन के पश्चात समांतर रेखाएं खींची जाती हैं। तो अपने विज्ञान में अनंत दूरी का मतलब प्रकाश वाले चैप्टर में समांतर रेखाएं होता है। तो अनंत पर चाहे वस्तु रखी हो, चाहे प्रतिबिंब बन रहा हो, हमेशा उसके लिए आपको क्या करना है, समांतर रेखाएं खींचनी है। तो मैं आपके सामने एक बार फिर से ऐसे ड्राइंग बना देता हूं। ये पहली समांतर रेखा, ये दूसरी समांतर रेखा, ये तीसरी समांतर रेखा, ये चौथी समांतर रेखा। इसका मतलब क्या है कि वस्तु या बिंब जो है वो अनंत पर है, यानी बहुत बहुत दूर है, बहुत बहुत। तो अनंत दूरी मतलब बहुत बहुत दूर होना। तो जब बिंब या वस्तु अनंत दूरी पर रखी है, तो आप भी जानते हैं अनंत दूरी पर रखी वस्तु से जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी तो परावर्तन के पश्चात ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। ये देखिए, अभी मैंने एक नियम बताया था, अभी वापस से वहां जाता हूं। ठीक है जी। तो क्या क्या, अब ये तो यानी अब आपका प्रतिबिंब बन गया। ये क्या बन गया, फोकस पे आपका प्रतिबिंब बन गया। फोकस की परिभाषा है ये तो, अवतल दर्पण में भी थी, उत्तल में भी थी।
तो प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण के पीछे बनेगा। हाँ ठीक है, क्योंकि इधर तो वो कभी मिल ही नहीं सकते थे। जब भी दो प्रकाश किरणें एक दूसरे से दूर चलती जाती हैं, जब भी दूर चलती जाती हैं तो उधर तो वो मिलेंगी नहीं, तो हमको उन्हें पीछे की तरफ जबरदस्ती मिलाना पड़ता है। तो पीछे की तरफ हमने मिला लिया, पीछे की तरफ मिला लिया, तो बस दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना। आभासी है, क्यों, जबरदस्ती डॉट डॉट करके मिलानी पड़ी। खुद मिल जाती रेखाएं तो फिर वास्तविक होता। ठीक है जी। और जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत बहुत छोटा होगा, क्योंकि वो फोकस पे बना है ना। तो दो रेखाएं जब यहां मिल गई तो वो दोनों एक बिंदु जैसा बन जाएगा, तो बिंदु जैसा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये हमने पहले भी देखा था, देखिए मुझे दिख जाता तो मैं आपको बता देता हूं, यही तो है। देखिए पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर आने पर इस तरह से लगता है कि वो फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये वाला नियम था अपना। तो ये आपको आपके प्रश्न संख्या 184 पे दे रखा है, और चित्र 10.8 का ए पार्ट जो है वो इसी को दिखा रहा है आपके। अब हम बी पार्ट देखने जा रहे हैं, और उदाहरण वो है ही सही, गाड़ियों के साइड मिरर वाला, जो मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था। तो अब की बार अनंत एवं ध्रुव के बीच में कोई वस्तु रख दी गई है ना। अनंत तो बहुत दूर होगा, अनंत और ध्रुव के मध्य हमने एक ये कैंडल जैसी जो दिखाई है वो हमने रख दी। तो जैसे ही हमने ये रख दी, तो अब इसका मैं आपको प्रतिबिंब बना के दिखा रहा हूं। तो क्या करेंगे, वही पहली किरण तो मुख्य अक्ष तो ये दिखाई रखा है, तो मुख्य अक्ष के समांतर ले लिया, ये लीजिए। तो मुख्य अक्ष के समांतर ले लेंगे तो परावर्तन के पश्चात उसको इस तरह से लौटा देंगे जैसे कि वो फोकस से आ रही हो। देखो, तो फोकस से एक रेखा खींच के, ये पहला ये हमने नियम में पढ़ा ही था। दूसरा क्या करा कि दूसरी किरण वहां से निकाली और उसको ध्रुव की तरफ भेज दिया। तो ध्रुव की तरफ भेज दिया तो ये जो ध्रुव वाला अक्ष होता है वो अभिलंब का जैसा कार्य करता है। बताया भी था, सारी त्रिज्या जो होती है वो अभिलंब बन जाती है। तो अभिलंब पर जितने आने वाला कोण होगा, मतलब आपतित किरण जितना कोण बनाएगी उतना का उतना ही जाने वाली बनाएगी। तो ये दो रेखाओं की कहानी है। वही पहली मुख्य अक्ष समांतर फोकस की से आती हुई प्रतीत होगी, दूसरी ध्रुव पर आकर गिरी तो जितने कोण पे ध्रुव से आगे गिरेंगी उतना ही जाते वक्त बना लेंगी। बस अब इधर तो कभी मिलने से रहे, क्योंकि यहां पर तो वो दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ डॉट 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 करके मिलाएंगे। यहां आ गया, इधर से ये यहां आ गया, तो ये आपकी उस मोमबत्ती का प्रतिबिंब बन गया। तो प्रतिबिंब क्या हो गया, दर्पण के पीछे बना। हाँ भाई, पीछे ही बना। ये आभासी और सीधा होता है। सही है, आभासी है क्योंकि जबरदस्ती डॉट डॉट करके लाइन मिलानी पड़ी। आपके पूरी किताब में इस चैप्टर में जब भी डॉट डॉट करके देखें, इसका मतलब वो आभासी है, जबरदस्ती मिलाना पड़ा, क्योंकि इधर तो वास्तविक रेखा तो मिली नहीं ना। तो डॉट डॉट करके पीछे की तरफ उनको मिलाना पड़ा। बिंब की अपेक्षा छोटा है, हाँ है ही सही, मोमबत्ती इतनी बड़ी थी तो बहुत छोटा है। तो ये का ही जो रे डायग्राम है, ठीक है जी, तो ये जो भी रे डायग्राम है वो आपकी गाड़ियों के साइड मिरर में सारे एग्जाम्पल में इस्तेमाल हुआ। क्योंकि मान लीजिए कि यदि ये कैंडल इधर होती तब भी क्या होता, ये वाला तो आपका चलता ही जाता, ठीक है जी। और दूसरी रेखा क्या बनती है, ये वाली बनती, ये और इधर से इधर। तो इससे क्या होता कि ये देखिए, तो ये थोड़ा इस जगह काटती, यानी कि और छोटी मोमबत्ती बनती। तो गाड़ियों को जितना पीछे करते चले जाएंगे आपके साइड मिरर से, उतना ही छोटी उसकी इमेज बनती जाएगी। या उल्टा सोचें, यदि कोई गाड़ी आपकी तरफ आ रही है तो इमेज क्या होगी, लगातार इस तरफ जाएगी, यानी वो बड़ी 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 होती जाएगी। तो बहुत कॉमन सेंस है ये तो, ठीक है। तो कोई भी गाड़ी हमारे साइड मिरर के जितना ज़्यादा पास आती जाएगी उतनी वो बड़ी होती जाती है। और फायदा यही है कि हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, भले ही वो छोटा हो, ठीक। तो यहां पर लिख दिया है, उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों में पीछे देखने वाले पश्च दृश्य दर्पण या साइड मिरर, है ना, तो पीछे का यातायात दिख जाएगा, या बगल में क्या यातायात चल रहा है, कितने ट्रक चल रहे हैं, देखिए फिगर दिखा रखा हमने आपको। और उसमें गौर करिए, एक कार के ही उत्तल दर्पण में कितनी सारी गाड़ियां आपको दिख रही है, पीछे तक भी है, मतलब 5-6 गाड़ियां दिख रही हैं। और इसको कह रहे हैं कि उसका दृश्य क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है। तो प्रतिबिंब का आकार छोटा है, इसलिए हम एक बहुत बड़ा
देख पाते हैं। ये तो समतल दर्पण है, इसका तो भी कोई यूज़ है ही नहीं, इस फिगर का मेरे को कुछ करना नहीं है। ठीक है जी। तो अवतल दर्पण क्यों नहीं लेते? क्योंकि उसमें उल्टे प्रतिबिंब बनते हैं, उल्टी कारका से हमें फिर कंफ्यूजन हो जाता। तो आज के लिए बस उत्तल दर्पण का इतना ही डिस्क्रिप्शन है, इतना ही बताएंगे। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण आपके खत्म हो चुके हैं। अगले टर्न पर जब आप आएंगे तो हम आपको गोली दर्पण का एक सूत्र होता है, ठीक है जी, वो हम बताएंगे। गोली दर्पण का सूत्र आपकी किताब में दे रखा है 186 पर, तो आप 186 पेज नंबर जरा पढ़ के आइएगा। कॉन्सेप्ट लाइफ से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स।